प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और कुछ करना है। कल डिस्कस किए थे कि केंद्र स्तर पर कानून बनाने का जिम्मेदारी संसद को प्राप्त है। संसद का स्ट्रक्चर, संसद का निर्माण के बारे में कल पढ़े थे कि संसद भवन नई दिल्ली में है। संसद भवन जो इसका शुरुआत हुआ 1921 में हुआ, समाप्ति हुआ 1927 में, यानी 6 साल बनने में लग गया। करीब करीब इसमें 83 लाख रुपए लागत आया। करीब 6 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत में, संसद भवन के अंतर्गत में लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय कक्ष, पुस्तकालय और विभिन्न मंत्रियों के कक्ष वगैरह हैं। कल यहाँ तक पढ़े थे। एक और टॉपिक, इसके बाद एक और पॉइंट लिए थे, सत्र की अवधि। सत्र की अवधि, सत्र मतलब सेशन, यानी संसद पार्लियामेंट को एक साल में कितनी बार बुलाने का प्रावधान है। तो कल इसके बारे में डिस्कस किए थे कि साल में, एक साल में दो बार बुलाने का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। मतलब ऐसा कहने का अर्थ हुआ कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक साल में 2 बार हर हालत में आपके बैठक बुलाया जाना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में संसद के 3 सत्र, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मॉनसून कालीन, परंतु कभी कभी विशेष बैठक भी आयोजित की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में करीब करीब आता है ही है, VVI है, इसलिए इसे नोट डाउन करके तो समझेंगे, लिखेंगे कि 6 माह आपको याद करना होगा या एक वर्ष में 2 बार। अब दूसरा, इसी सत्र की अवधि में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि संसद कितने बजे प्रारंभ होता है, कितने बजे समाप्ति होती है, कितना बजे तक चलता है। तो संसद के चलने का टाइम 11 AM to 6 PM होता है सामान्यतः 11 बजे प्रारंभ होता है और 6 बजे उसकी समाप्ति होती है। परंतु कभी कभी महत्वपूर्ण बैठक में 6 बजे के बाद भी सभा चलती रहती है, परंतु सामान्यतः 11 बजे से चालू होकर के 6 बजे चलती है। सर्वप्रथम 11 से 12 प्रश्नकाल होता है जो लिखित होता है। 12 से 1 के समय को शून्यकाल कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
काफी इंपॉर्टेंट ये आता है, बहुत एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में आता है कि शून्य काल से क्या अभिप्राय है। शून्य काल किसे कहते हैं? तो इसका टाइमिंग 12 से 1 हो सकता है कि 10 मिनट भी चले, 15 मिनट भी चले, परंतु 12 से 1 घंटा ऐसा माना जाता है कि शून्य काल होता है, 0 आवर। इसको इंग्लिश में कहते हैं 0 आवर। शून्य काल है क्या? शून्य काल किसे कहते हैं? तो शून्य काल में लिखित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न काल में लिखित और शून्य काल में मौखिक। किसी भी विषय पर, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर मौखिक चर्चा की जाती है, उसे शून्य काल कहते हैं। मतलब शून्य काल का परिभाषा क्या हुआ कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अविलंब, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर मौखिक रूप से अविलंब चर्चा करना शून्य काल कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सदन का स्थगन, मतलब लीजर टाइम। इसमें कोई विशेष कार्य नहीं होते, किसी भी ज्वलंत मुद्दा पर बिना नोटिस दिए हुए चर्चा प्रारंभ की जाती है, वो भी मौखिक रूप से। या सदन का स्थगन भी कहते हैं, मतलब कि उसमें लीजर टाइम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब हर एग्जाम में आता है वीवीआई शून्य काल का। अब हम लोग एक और पॉइंट यहां पर दिए थे, गण पूर्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गण पूर्ति या कोरम क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पर कभी कभी एग्जाम में गण पूर्ति सिर्फ लिखा रहता है, कभी कोरम लिखा रहता है। तो है क्या? गण मतलब गिनना और पूर्ति मतलब गिन करके उसकी पूर्ति करना। मतलब सामान्य अर्थों में कहा जाए तो गण पूर्ति या कोरम कितने से कंप्लीट होती है। मतलब इसको सामान्य एक उदाहरण से समझते हैं कि यह संसदीय प्रणाली में यह सामान्य प्रथा है कि जब भी पर डे लोकसभा राज्यसभा की बैठक चालू होती है तो सर्वप्रथम गण पूर्ति कराई जाती है। गण पूर्ति मतलब अटेंडेंस। अटेंडेंस को ही क्या कहते हैं? गण पूर्ति। और जब तक अटेंडेंस उस गण पूर्ति के लायक नहीं होती है तब तक कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है। भले ही पूरे दिन भर गणपूर्ति पूरा नहीं होगी, यह सभा नहीं चलेगी। समान अर्थों में कहा जाए कि बिना गणपूर्ति को पूरा किए हुए संसद की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, गणपूर्ति पूरा कितना से होती है? तो गणपूर्ति को पूरा करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 भाग
उपस्थित होने चाहिए। मतलब घनपूर्ति को पूरा करने के लिए कितना भाग होनी चाहिए? 1/10। अगर एग्जाम में आता है कि संसद का घनपूर्ति कितने भाग से पूरा की जाती है, ए में आया 1/3, बी में आया 1/5, सी में आया 1/8, डी में आया 1/10, आंसर हो जाएगा 1/10 डी। एग्जाम्पल समझा जाए कि किसी भी क्लास का, किसी भी कक्षा का छात्रों की संख्या 100 है, 100 है, तो 100 है तो घनपूर्ति के लिए मतलब अटेंडेंस के लिए 100 का 1/10 मतलब 10 छात्र अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए, तभी क्लास प्रारंभ हो सकता है। तो क्या करना है? जैसे ही क्लास चालू होगा सबसे पहले घनपूर्ति करने के लिए काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, क्लास क्या हो गया? चालू हो गया। परंतु 10वां व्यक्ति आया ही, 10वां छात्र आया ही नहीं तो क्लास चालू नहीं होगा। अतः घनपूर्ति के लिए 1/10 उपस्थित होने चाहिए। एग्जाम्पल आपको समझा है, किसी भी कक्षा का छात्रों की संख्या है कि विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो कक्षा को प्रारंभ करने के लिए 10 स्टूडेंट का उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर क्लास चालू नहीं होगा। अब ये तो हम एग्जाम्पल समझे कि कक्षा में कितने उपस्थित होने चाहिए। अब हम संसद के अनुरूप समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में घनपूर्ति के लिए कितने चाहिए? तो लोकसभा में घनपूर्ति के लिए आपका अभी 545 मेंबर है, प्लस 54 मतलब 55 सदस्य, और राज्यसभा में 245 मतलब 24 मतलब 25। ये अभी चल रहा है ऐसे अनिवार्य। इसका मैक्सिमम होता है 552। लोकसभा का मैक्सिमम मेंबर 552, अब प्रेजेंट मेंबर अभी 545, और राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबर है 250 और अभी है प्रेजेंट में 245। मतलब क्वेश्चन आता है कि घनपूर्ति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो उसका आंसर होगा लोकसभा में 55 सदस्य, राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी आपका अगर की कक्षा प्रारंभ हो सकती है। अब एक और चीज, अभी तीसरा पॉइंट हम लोग कल लिखे थे कि सीटों में परिवर्तन पर रोक, वृद्धि पर रोक, परिवर्तन मतलब वृद्धि पर रोक। इसमें 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में सीटों में वृद्धि 2026 तक
रोक दी गई है। मतलब 2026 के बाद ही सीट में परिवर्तन हो सकता है, परंतु विशेष परिस्थिति में संसद के द्वारा इसको विशेष परिस्थिति में इसको वृद्धि भी की जा सकती है, परंतु ऐसे 2026 में ही सीट बढ़ेगा। अब कब से? 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा संसद में सीटों की संख्या 2026 में ही बढ़ सकती है। अभी एक इसमें और पॉइंट देखे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगातार अनुपस्थिति के कारण पद त्याग। मतलब संसद के, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी तक पूछता है, बीपीएससी यूपीएससी तक पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि संसद के सदस्य कितने महीने लगातार अध्यक्ष या सभापति को बिना जानकारी दिए हुए अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त की जा सकती है। मतलब कितने महीने अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है। तो उसका उत्तर है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लगातार 2 महीने या 60 दिन, 2 महीने या 60 दिन अनुपस्थित लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो मेंबरशिप समाप्त अध्यक्ष या सभापति के द्वारा की जा सकती है। परंतु कार्रवाई करने से पहले एक बार सदस्य से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा जाता है। अगर अनुपस्थित रहने का कारण अगर सही प्रतीत होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, या उस पर अध्यक्ष सभापति पर डिपेंड करता है कि क्या फैसला लेना है। परंतु अगर बिना कारण अनुपस्थित है और कोई सूचना दिए हुए तो अध्यक्ष सभापति को यह अधिकार है कि उस सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में 3-4 पॉइंट को डिस्कस किए। कल गठन में एक चीज और बता रहे थे, निर्माण के बाद भी कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग हुए 3, भाग हुए 2। सत्र की अवधि में हम लोग डिस्कस किए कि संविधान के अनुसार एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु अभी ऋतु के अनुसार शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मौसम का अवकाश कर विशेष बैठक भी आयोजित की जाती है। सामान्यतः संसद की बैठक 11 बजे प्रारंभ होती है, सामान्यतः 6 बजे चलती है, परंतु कभी कभी 6 बजे के बाद भी लोग सभा चलती रहती है। इसमें 11 से 12 में लिखित प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, शून्यकाल में क्या होता है, तो शून्यकाल में किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अविलंब मौखिक रूप से चर्चा की जाती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इसका दूसरा भी दे देता है कि याद है देगा कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अविलंब चर्चा कर सकते हैं या सदन का स्थगन काल भी कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आए उस ऑप्शन को लेकर चलना है। एक चीज और हम लोग पढ़े कि गणपूर्ति या कोरम कितने से पूरा होती है। गणपूर्ति मतलब अटेंडेंस लेना जरूरी, मतलब कि अटेंडेंस प्रतिदिन होता है, तो कितने भाग से पूरा होता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़े संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 भाग से गणपूर्ति या कोरम को पूरा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखे थे कि किसी भी कक्षा का अगर 100 स्टूडेंट हैं या 100 का स्ट्रेंथ है तो गणपूर्ति के लिए या उसकी गणपूर्ति के लिए 10 बच्चों का होना आवश्यक है। बिना 10 बच्चे को उपस्थित हुए क्लास प्रारंभ नहीं होगा। तो उसी प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के लिए गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से 25 सदस्य होने चाहिए। बिना 55 और 25 को पूरा किए हुए कक्षा प्रारंभ नहीं हो सकती है, सदन प्रारंभ नहीं हो सकती है। आगे पढ़े कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल की सीटों में कब तक रोक लगा दी गई है। तो इसके लिए पढ़े कि 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा सीटों में वृद्धि पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई है। आगे पढ़े कि कितने महीने अनुपस्थित रहने पर, लगातार अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष सभापति के द्वारा सदस्यों की मेंबरशिप समाप्त की जा सकती है। तो उसका उत्तर था 2 महीने या 60 दिन। वो डिपेंड करता है अध्यक्ष सभापति पर कि अगर कारण सही होगा तो नहीं भी हो सकता है कार्रवाई, अगर कारण सही नहीं होगा उन अनुपस्थित रहने का तो कार्रवाई हो सकता है। तो बस कॉपी कलम में बहुत इंपॉर्टेंट 6 महीना याद रखना है, शून्यकाल के लिए याद रखना है, 1/10 भाग 2026, 2 महीने या 60 दिन। बस इतना याद रखने के बाद इसी से आपको 5-6 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये याद रहते हैं तो फिर आपको एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं तो कभी भी आप इसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आपको हमेशा के लिए फायदेमंद करेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेन पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन करके रखेंगे। कल हम लोग लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको देखिए, सीखिए, दोस्तों के पास भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।